Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sanita Global School. I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से अध्याय 1 यानी पार्ट 1 राग की रस्सी पढ़ा था, जिसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी कि राग की रस्सी क्या है। तो राग की रस्सी क्या थी? एक लड़की के द्वारा बनाई गई एक राग की रस्सी, जिसे लोनोपोगार को गले में पहननी होती है। तो इस चैप्टर को मैंने पूरा आपको समझा दिया था और उसका वीडियो भी मैंने आपके स्कूल के जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए कि राग की रस्सी क्या थी और इस चैप्टर की कहानी क्या है। तो आज की क्लास में हम करेंगे आपके हिंदी के जो चैप्टर 1 है राग की रस्सी के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पार्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। अब देखो, पहला है भोला भाला। प्रश्न 1 है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। यानी जो तिब्बत के मंत्री थे लोनापोगार, वो अपने बेटे के भोलेपन से, यानी उनका बेटा बहुत भोला था तो वो उसके लिए फिक्रमंद थे, यानी उसकी फिक्र करते थे, उसके लिए चिंतित थे। फिर इसमें का प्रश्न दिया हुआ है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। और ख है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो इसका आंसर देखिए। पहला प्रश्न था, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। फिर इसमें का प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो इसका उत्तर देखिए, इसका जो उत्तर है वो ये है। पहला जो उत्तर है इसका देखो कि कई उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, इसके लिए वो चिंतित रहते थे। क्या रहते थे? चिंतित रहते थे। कई उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। कई कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो, आदि आदि। तो लोनोपोगार की क्या चिंता थी अपने बेटे के लिए कि कहीं उसका बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, या फिर उसका अत्यधिक जो उसका भोलापन है उसके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे। यानी भोला होगा तो सब उसको ठगने की कोशिश करेंगे, और फिर नहीं तो फिर क्या करेगा वो, और अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, जिएगा कैसे। अगर भोला होगा तो इसको लोग जीने नहीं देंगे, और कहीं कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी तो फिर वो कैसे जिएगा, आदि आदि। ये जो चिंताएं थी, ये सब सोच सोच कर लोनोपोगार जो थे अपने बेटे के बारे में परेशान होते थे। तो इसका आंसर हमने देखा। अब देखो ख। ख क्या है, ये देखो ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या करती। अब इसमें लिखा है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या करती। तो इसका उत्तर यही है कि मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, उसके पास बैठाकर उसको, जो लोनोपोगार का बेटा था उसको पास बैठाते और उसे दुनियादारी की समझ देते। यानी दुनियादारी का अर्थ होता है कि कैसे जीना है, लोगों से कैसे डील करनी है, कैसे बात करनी है, लोग आपसे क्या चाहते हैं उसको समझना है। कई लोग आपको जो है आपके साथ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, ये सब हमें, इसको हम दुनियादारी कहते हैं। ये सब हम उस लोनोपोगार के बेटे को समझाते, उससे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती। यानी सबसे पहले तो उससे दुनियादारी सिखाती, उसके बाद उसे पढ़ाती और लिखाती, और उसके से जो पढ़ाया लिखा उसके बारे में सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती। तो प्रश्न 1 था, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ठीक है। अब क प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो हमने इसका प्रश्न का उत्तर लिखा था कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी तो, या उससे शादी करने के लिए तैयार ना हो तो, ये सब सोच के। फिर कहता, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या करते। तो इसका आंसर था कि मैं रोज उसे अपने पास बैठाकर दुनियादारी समझाता। दुनियादारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनियादारी का अर्थ कि दुनिया में रहते कैसे हैं, दुनिया में जीते कैसे, लोगों से डील कैसे करते हैं, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती। तो ये प्रश्न हो गया एक जो आपको अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में करना है। अब देखो प्रश्न 2, शहर की तरफ, हेडिंग है शहर की तरफ। उसमें प्रश्न 1 है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। जैसे कि हमको पता है कि मंत्री ने अपने बेटे को, यानी लोनोपोगार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ, 100 भेड़ों के साथ शहर की तरफ रवाना किया था। अब इसमें क प्रश्न पूछा है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। जो लोनोपोगार था उसका अपने बेटे को शहर में भेजने का क्या उद्देश्य था, क्यों भेजा था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर है, मंत्री अपने बेटे को
जो उत्तर है मैं आपको बता देती हूँ हाईलाइट करके इसका उत्तर कहाँ है। तो इसका उत्तर ये देखो, क। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने, क्योंकि उसका बेटा भोला था, उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी, लोगों से डील कैसे करते हैं उसे पता नहीं था, और व्यवहारिक बने यानी व्यवहार कुशल बने, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बुरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छे के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों से कैसे बोलना है, इस तरह के इसके लिए लोनोपोगार ने जो है अपने बेटे को शहर भेजने के लिए भेजा था, शहर रवाना किया था। अब देखो ख प्रश्न है, ख प्रश्न इसमें पूछा है उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा। मतलब लोनोपोगार ने अपने बेटे को तो भेजा था 100 भेड़ों के साथ, पर 100 भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा, लोनोपोगार उसको 100 भेड़ों के साथ भेजकर क्या करवाना चाहता था। तो इसका उत्तर है कि शहर के लोग ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। जो शहर में यानी सिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें सूझबूझ भी ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी जो है होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। यानी शहर, कई लोग होते हैं जो गांव से शहर आते हैं, शहर आकर लोगों से सीखते हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से डील कैसे करते हैं। तो गांव से आया हुआ व्यक्ति भी शहर में रहकर सब कुछ सीख जाता है। इसलिए लोनोपोगार ने भी क्या किया, उसने सोचा कि जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में भेजा। अब देखो घ प्रश्न, घ प्रश्न क्या है, देखो तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी से ऐसे व्यक्ति से के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो आपको घ प्रश्न में क्या करना है कि आपके घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो, उसके बाद आस पड़ोस में यानी अपने नेबरहुड होता है वहां पे भी जाके पता करो। और किसके बारे में पता करना, ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो कि दूसरी जगह पे जाकर बस गया है यानी वहां पे जाकर रह गया है, उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि वे निर्णय से खुश है, कि जो जिस जगह पर पहले रह रहे थे उसको छोड़कर दूसरी जगह पर रह रहे, तो क्या उस चीज से वो खुश है, उस निर्णय से, उस डिसीजन से खुश है, क्यों। फिर एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे यानी एक आदमी से, एक औरत से और एक बच्चे से बात करो और ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो ये आप स्वयं करोगे यानी खुद को करोगे। आपको इसमें अपने आस पड़ोस से पूछना है और सबसे पहले आपके जो फैमिली वाले थे वो कहाँ रहते थे उसके बारे में पूछना है, और पहले वाली जगह को छोड़कर वो जिस जगह पर रह रहे हैं यानी अपने इस निर्णय से वो खुश है या नहीं, उससे उसके बारे में आपको लिखना है और ये आप स्वयं करेंगे यानी खुद करेंगे। अब प्रश्न 2 देखिए, जो एक अनाज होता है, जो है वो क्या है, एक अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि जो लोनोपोगार था उसने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर भेजा था और कहा था कि तुम 100 बोरे जौ के लेकर आना। तो जो होता है वो एक अनाज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, इसका सत्तू बनाया जाता है और इसे सूखा भूनकर भी खाया जाता है। भूनकर यानी सेक कर। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के बारे में पता करो। तो जौ के बारे में पता है, अब और कौन कौन से अनाज हो सकते हैं उसके बारे में आप स्कूल में भी बातचीत करो और अब कुछ अनाजों के नाम पता करो। तो इसका आंसर देखो, गेहूं, जौ, मक्का, धान, बाजरा और ज्वार। गेहूं तो हर कोई जानता है, गेहूं की हम रोटी खाते हैं, तो जो गेहूं होता है वो सबसे मेन अनाज होता है। फिर जौ के बारे में मैंने आपको बताया। मक्का क्या होता है, मक्के का आटा बनता है। धान, बाजरे की भी रोटी बनती है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में सोगरा बोलते हैं। और फिर ज्वार, तो ये सभी क्या है, अनाज है। गेहूं, जौ, मक्का, धान, बाजरा, ज्वार ये सभी एक अनाज है। अब देखो प्रश्न 2 यही था कि जो एक तरह का अनाज है जिसमें कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है और इसका सत्तू भी बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी इसको खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करो और कुछ अनाजों के नाम पता करो। तो आपको ऐसे करके 6 अनाज के नाम पता करने थे। अब प्रश्न के आंसर कैसे लिखोगे, 6 लाइन में 6 आंसर लिख दोगे। तो क्या हो गया, पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा मक्का, चौथा धान, पांचवा बाजरा और छठा ज्वार। अब देखो प्रश्न 3 पढ़ो। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। जैसे देखो गेहूं है,
जौ, ये दोनों अनाज है। अनाज में ही आते दोनों, गेहूं और जौ। और ये तीनों शब्द क्या है? संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बताते हैं, जैसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम लूं तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जिसमें हमें महात्मा गांधी के बारे में पता चल रहा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूं तो इससे हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में पता चल रहा है। ताजमहल के बारे में पता चलूं तो सिर्फ ताजमहल के बारे में पता चल रहा है। तो किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाने के लिए जो शब्द का उपयोग होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अनाज जो है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अनाज हो गई जाति, जो गेहूं और जो है इन दोनों की जाति हो गई अनाज। तो आगे पढ़ो। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो आपकी हिंदी की किताब है रिमझिम, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो किताब है रिमझिम, वो हो गई व्यक्तिवाचक। अब देखो प्रश्न क इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण कर इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक सारणी दे रखी है जिसमें पहला लेह, दूसरा धातु, तीसरा शेरवानी, चौथा भोजन, पांचवा तांबा, छठा खिचड़ी, सातवां शहर और आठवां वेशभूषा, ये शब्द लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ख प्रश्न है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर, क का उत्तर हम लिखेंगे। देखो क में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है लेह, यानी कि लेह, शेरवानी, खिचड़ी, नहीं तांबा और खिचड़ी। जैसे देखो धातु हो गई एक जातिवाचक संज्ञा। अब धातु में तांबा, सोना, चांदी, ये सभी व्यक्ति विशेष को बताते हैं। पर धातु तो सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, तांबा भी एक धातु है। पर तांबे का अगर बात करें तो हमें सिर्फ तांबा याद आता है। अगर धातु की बात करें तो हम बहुत सारी धातु के बारे में सोचने लगते हैं, पर अगर तांबे के बारे में बात हो रही है तो हम सिर्फ तांबे पर ही ध्यान देते हैं। वैसे लेह यानी लोहा, तो लोहा यानी लेह। शेरवानी, अब शेरवानी क्या होती है, जो कुर्ता होता है उसको हम शेरवानी बोलते हैं, तो शेरवानी का नाम लेते हैं, हमें शेरवानी याद आई। फिर अब देखो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नीचे इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, ये देखिए। अब देखो ख जातिवाचक संज्ञा। क में देखो लेह है, तांबा है, शेरवानी और खिचड़ी है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, धातु, यानी धातु में सोना, चांदी, पीतल कुछ भी आ सकता है, तांबा। भोजन, भोजन कई प्रकार से, खिचड़ी हो सकता है, दाल चावल हो सकता है। फिर शहर भी जातिवाचक है। अब कोई पक्के वो स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, तो हम उनके बारे में सोचेंगे। पर शहर तो कई शहर है, पूरे दुनिया में कई शहर है। और फिर वेशभूषा, तो वेशभूषा कई तरह की हो सकती है, जैसे कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, फ्रॉक हो गई। तो इस तरह से पक्का नहीं है कि कौन सी वेशभूषा है। तो वेशभूषा जाती है और उसमें आने वाले जैसे शर्ट है, पैंट है, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये कर लेंगे हम, सरल ही है। अब देखो आगे, ये हो गया हमारा प्रश्न का था, नहीं प्रश्न 3 था कि गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें क्या करना था, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या करना था, अलग अलग लिखना थे। जैसे हमें समूह बनाकर लिखना, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेह लिखा, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी, और जातिवाचक संज्ञा में हमने धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा लिखा। अब ख है, ख प्रश्न था, देखो ख, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर लिखो। जो ऊपर हमने जातिवाचक संज्ञा लिखी, जैसे धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, इसके लिए हमें 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद लिखनी है। तो देखो शहर के लिए लिख सकते हैं कोलकाता, पटना, चेन्नई, और वेशभूषा से लिख सकते हैं हम कमीज यानी शर्ट, टाई जो गले में बांधते हैं, और सलवार यानी जो नीचे पहनते हैं, सलवार कुर्ते के नीचे, उसको हम सलवार बोलते हैं। फिर धातु के लिए हम लिख सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी। और भोजन के लिए चावल, दाल और रोटी। चावल का नाम लेंगे तो सिर्फ चावल याद आएगा, पर भोजन का तो भोजन पता नहीं पक्का कि
क्या भोजन है? चावल भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, रोटी भी हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारी मम्मी कई बार हमको बोलती है कि आज मैंने खाने में दाल चावल बनाया, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ आज दाल चावल बनाए। पर जब हमारी मम्मी बोलती है कि आओ बेटा भोजन कर लो, तो हमें पता नहीं होता कि हमने आज खाने में क्या मिलने वाला है। तो समझे आप, जो भोजन है वो एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें दाल चावल रोटी सब आते हैं, पर चावल दाल और रोटी ये एक व्यक्ति विशेष संज्ञा है, यानी ये इनका नाम लेते हमें इनके बारे में ही सोचते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 सवाल किए हैं, जिसमें हमने प्रश्न 1 पढ़ा था कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित रहते थे। फिर इसमें प्रश्न था कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। और फिर कहा था कि अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो तुम क्या उपाय करती। उसके बाद हमने इसका आंसर पढ़ लिया था। फिर प्रश्न 1 था कि मंत्री अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों रवाना किया। तो क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा था कि दुनिया अगर शहर जाएगा तो दुनियादारी को सीखेगा और व्यवहारिक बनेगा। और ख प्रश्न था उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर क्यों भेजा। तो इसका ख का हमने उत्तर पढ़ा था कि शहर के लोग ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में भेजा। और ग प्रश्न जो था आपको स्वयं करना था। फिर जो वाला मैंने आपको बता दिया है, और प्रश्न 3 भी मैंने आपको बता दिया। जो प्रश्न 2 था वो था कि हमें अनाज के और भी अनाजों के बारे में लिखना है। जैसे जो एक अनाज है तो हमें बाकी अनाजों के बारे में भी नाम पता करके लिखना था। तो हमने लिखे 6 अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, धान, बाजरा और ज्वार। और प्रश्न 3 जिसमें हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच के जो थे नाम वो छाट कर लिखने थे, वो हमने लिखे। और इसमें ख प्रश्न था कि ऊपर लिखी जातिवाचक संज्ञा के 3 दिन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी थी। जैसे हमने शहर का कोलकाता, पटना, चेन्नई, वेशभूषा का कमीज, टाई, सलवार, और धातु का लोहा, सोना, चांदी, और भोजन का चावल, दाल और रोटी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये क्वेश्चन आंसर जैसे स्क्रीन पर मैंने दिखाया है वैसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अगर मैं हटा देती हूँ, जैसे मैंने स्क्रॉल किया है ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, आप जब क्वेश्चन समझा रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिख दोगे। और हिंदी की नोटबुक में आपको अच्छे से पार्ट नंबर 1 डालोगे, पहले कक्षा कार्य लिखोगे, डेट लगाओगे और पार्ट 1 डालोगे, राख की रस्सी। उसके बाद अच्छे से प्रश्न उत्तर को करना शुरू करोगे। तो और शब्दार्थ मैंने आपको बताए थे कि शब्दार्थ करने हैं, उसमें शब्दार्थ हमने पढ़े थे, वो आपको करने हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जो भी मैंने प्रश्न उत्तर समझाए आपको समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।